न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट नितेश बिंदल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नितेश जी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, युवा तो हैं आप, पुनः आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। नितेश जी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में जो हमारा बजट है इस बार का, उसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, ये जो आज का इस बार का बजट आया है वो एक आम आदमी का बजट आया है, सैलरीड पर्सन के लिए बजट आया है। जैसे कि निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने दिया है, देश की वित्त मंत्री जी, देश की जो वित्त मंत्री हैं हमारी, उन्होंने बताया कि जैसे 12 लाख रुपए का स्लैब दे दिया गया है और सैलरीड पर्सन के लिए उन्होंने 75,000 रुपये का और एक्स्ट्रा जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है। तो उनके लिए 12,75,000 रुपये की जो है टोटल एग्जम्पशन मिल गई है। तो एक बहुत बड़ा बजट है, लोगों के जेब में पैसा आएगा, बचेगा और जिससे वो अपने और चीज़ों में यूटिलाइज कर सकेंगे। अच्छा सर, जब ये बजट में उन्होंने घोषणा किया मध्यम वर्ग परिवार के लिए, तो उन्होंने ये भी कहा था कि इससे 1 लाख करोड़ का घाटा भी होगा, आपको याद होगा। तो इस राजस्व की भरपाई के लिए क्या आकलन है आपका? सरकार राजस्व की भरपाई कैसे करेगी? देखिए, सरकार का जो राजस्व की जो भरपाई है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार ये सोच के चलती है कि जो हमारा जो घाटा हो रहा है वो मिडिल क्लास से जो है डाइवर्ट होके कहीं ना कहीं अपर क्लास से हम उसको कंसीडर करें। तो उन्होंने क्या है कि यहाँ का जो स्लैब घटाया है वो कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरे सेस बढ़ाए हैं। जैसे सिगरेट का सेस बढ़ा दिया उन्होंने, तो वो कंपनसेट तो करेगी सरकार, अपने पास तो देगी नहीं ना, सरकार बाहर से जो है लोन लेगी। तो कहीं ना कहीं अपने देश का संचालन करने के लिए सरकार को ये सब चीज़ें कदम उठाने पड़ते हैं और उठाने चाहिए भी। अच्छा, बहुत लोगों से मैंने बातचीत किया, आपका क्या कहना है कि इस बार देश हमारा तीसरी अर्थव्यवस्था को छू जाएगा, पहुंच जाएगा? देखिए, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। आप ये देख भी रहे होंगे कि हमारे मोदी जी का किस तरीके से जो दूसरे देश, बड़े देश हैं जैसे ट्रम्प जी हैं, कैसे आदर सत्कार कर रहे हैं उनका। उनके लिए जैसे अभी बात भी हुई थी हमारी कि उनके सीट साइड लगा दी उन्होंने, ठीक है, तो हाँ रिस्पेक्ट किया, आदर दिया। हाँ, और उसका मतलब ये क्या है कि वो हमारे को कहीं ना कहीं रिगार्ड दे रहे हैं कि ये हमारे बराबर में बैठने लायक है। और जब हम बराबर में बैठने लायक हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ों को शक्ति मजबूत हो रही है। हम कहीं ना कहीं उनके साथ बैठने के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। सर, इस बजट में जो वित्त मंत्री जी ने बहुत सारे सेक्टरों में एक नया बड़ा कदम उठाया, चाहे वो निवेश हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सौर ऊर्जा हो या अंतरिक्ष अभियान हो, लेकिन विशेष तौर पर एसएमई सेक्टर को बड़ा मजबूती उन्होंने दिया है। उसका टर्नओवर, चाहे उसका लोन देने की सुविधा या उसकी छूट, सबको बढ़ाया है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ नितेश बिंदल जी कि एमएसएमई सेक्टर देश के लिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है? देखिए, एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। 99% जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं एमएसएमई में कवर होता है। 1% जो बड़ा व्यापारी है वही हमारा जो है इसमें कवर नहीं होता है। जब 99% कवर होता है, ठीक है। मेरे परसेंटेज में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर मेरा आंकड़ा देखा जाए तो 99% जो है इसमें कवर होता है। और जब ये लोग अपने आप को, अपने बिजनेस, इनको लोन मिल जाएगा, इनको सब्सिडी मिलेगी, इनको सबवेंशन स्कीम मिलेंगी गवर्नमेंट से, इनके एनपीए अकाउंट जो है उनको कंसीडर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक मजबूत होगी। तो उस चीज़ को गवर्नमेंट ने कंसीडर करके कि एमएसएमई मजबूत है, बड़ा तो मजबूत है, वो तो व्यापार दे ही रहा है हमें, पर जब एमएसएमई जो मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी। क्योंकि जो पॉपुलेशन है हमारी, जो पॉपुलेशन है उसको व्यापार, जो नौकरी दे रहा वो एमएसएमई ही देगा। छोटा व्यापारी ही तो नौकरी देगा, वही तो 10 लोग रखता है, बड़ा तो रखता है हजारों में। जी। अब वो लेकिन 10 से संख्या उसकी बहुत 10 के मल्टीपल्स है ना, 10 के, और उसके 10 जो एम्प्लॉई हैं उससे नीचे आप देखो कितने लोग उससे व्यापार परिवार चलता है उससे। तो जनसंख्या कहीं ना कहीं जो जुड़ी है, जिसका मेन मकसद है वो एमएसएमई से ही है। तो इससे हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा। 100% बढ़ेगा। अच्छा, एमएसएमई सेक्टर में सर आपने देखा होगा एक नियम इस बार लागू किया है 45 डेज का। अगर आप पेमेंट नहीं देते हैं, बड़ी कंपनियां या कोई भी लेता है, तो शायद इनकम टैक्स में कंसीडर नहीं होगा, उसका डिसअलाउ हो जाएगा। तो डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसको कैसा देखते हैं आप, कितना हितकारी है? देखिए, हितकारी है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर हम कंसीडर करें तो अभी भी ये जो है कंपनीज इसको ढंग से फॉलो नहीं करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। और हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दे रहे हैं, जिसमें ये आ गया है कि हमारे को भी रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं मिल रही, तो हम भी उसको
प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। बट इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया कि आप 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करोगे या 15 दिन के अंदर, 45 दिन है एग्रीमेंट का, अगर एग्रीमेंट है तो 45 डेज, नहीं तो 15 डेज का टाइम। तो कहीं ना कहीं टाइमली पेमेंट होने के लिए इंश्योर कर रही है गवर्नमेंट कि एमएसएमई को टाइमली, वो सेक्टर मजबूत हो। अगर वो मजबूत होगा ऑटोमेटिक उसको पेमेंट आएगी तो चीज़ें उसकी रूटीन में चलेगी, वो टाइम से पेमेंट करेगा, नहीं टूटेगा सर। हाँ, बिजनेस बढ़ेगा। जैसे ये कोविड के, या सब लीजिए रिलीफ है, कोविड के बाद निकलने के तरीके हैं। और मैक्सिमम सर 500 करोड़ तक की जो कंपनियां हैं टर्नओवर करती हैं वो एमएसएमई में कवर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इनको लोन देने की सुविधा वगैरह का जो है वो डबल कर दिया गया है। बिल्कुल, इनको जो है लोन जो है जितना इजीली मिल जाए, टाइम से मिल जाए, अपना टर्नओवर बढ़ा सके, बिजनेस बढ़ा सके, उसके लिए एमएसएमई को कंसीडर करेगा। अच्छा सर, इस बार जो है स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। हमारे भारत देश में बहुत युवा विदेश जाते थे, बिल्कुल, चाहे अमेरिका हो या जापान हो या कनाडा हो, लेकिन इस बार स्टार्टअप को बहुत फोकस किया गया है। तो क्या हमारा जो स्टार्टअप है उससे हमारे भारत के लोग कुछ क्रांतिकारी मतलब एक चमत्कार कर पाएंगे? देखिए, स्टार्टअप इंडिया जैसे ही ये जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, स्टार्टअप नई नई स्कीम लेके आए हैं जिससे जो नए नए युवा हैं अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है कि हम अपना स्टार्टअप जो करेंगे उसमें हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मिलेगा, ठीक है, पैसे का लोन का सुविधा, लोन हमें इजीली मिल रहा है, कंप्लायंस का बर्डन हमारे पास कम पड़ रहा है, हमारा इजी जो है स्टैट्यूटरी चीज़ें जो है हमारी, जो भी हमें कंप्लायंस करना ईजिली हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें बोला है, मोदी जी ने बोला है कि ईज टू डूइंग बिजनेस। जब आपको किसी भी स्टार्टअप इंडिया को जब आपको टैक्स का कंप्लायंस करने पे छूट मिल रही है तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें कवर हो रही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो नया युवा आ रहा है, ठीक है, जो सेकंड पीढ़ी कह लो, वो कहीं ना कहीं अपने आप को फिर इनोवेशन एरिया में जा रहा है। वो ज़्यादातर जो है एक तरह से समझिए सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जा रहा है। देखिए, हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी चेंज हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा तभी तो वो स्टार्टअप इंडिया लेके आ पाएगा, स्टार्टअप लेके आ पाएगा कुछ। जी 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 जी। जब इनोवेशन होगा, आईटी सेक्टर में लोग काम करेंगे, आईआईटी में जाएंगे, तभी वो लोग कुछ कर पाएंगे। तो ये जो है एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है, एनईपी आई है, वो भी एक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो भी इस पर जो है मेन काम कर रही है, जिससे हमारे ईजी चीज़ें हो रही है। अच्छा, दो सर बड़ा सवाल और था। इस बार जब से मोदी जी का मतलब जब से प्रधानमंत्री बने, देश नए नए आयाम हासिल करता जा रहा है, हर क्षेत्रों में तेजी से तरक्की कर रहा है। लेकिन नीतीश जी, क्या वजह है कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले मजबूत नहीं हो रहा है अभी तक? कहाँ कमी आ रही है, दिक्कत आ रही है? क्या एक्सपोर्ट हमारा उतना फोकस्ड नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये जो बड़े बड़े देश, जो लड़ाइयाँ जो चल रही हैं, यस बिल्कुल सही कहा, जो यूक्रेन रशिया, देखिए कहीं ना कहीं हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएसए हो, इंडिया हो, यूक्रेन हो, जापान हो, रशिया हो, सब अमेरिका हो, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। जब फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या है, डाइवर्ट हो रहे हैं फंड यूटिलाइजेशन का सिस्टम चेंज हो रहा है। और क्या है कि जो फोकस भी चेंज हो रहा है। तो जो एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, जहाँ से जो चीज़ इंपोर्ट होनी है वो सस्ती मिलने की जगह वो महंगी मिलेगी, तो जो है रुपया अभी रुपया की वैल्यू जो है इसीलिए घट रही है। अगर ये वार खत्म हो जाए तो धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखोगे लास्ट टाइम इसी से वैल्यू डिवैल्यू होती जा रही है, मार्केट कैश होती जा रही है, उसका फर्क पड़ रहा है। अच्छा, जो 12 लाख वाला रिजीम है सर, इससे आपको लगता नहीं कि इसमें शायद जो आम व्यक्ति की विचारधारा होती थी पहले कि हमें सेविंग डालना है या हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि उसको डिडक्शन मिलता था, तो अब तो खत्म हो जाएगा सर? इसमें कैसे मिल जाए, मेरे को बताइए आप। 12 क्या वो रुचि कम होगी लोगों की? नहीं, रुचि कम क्यों होगी? आप ये बताइए, जब उसका पैसा 12 लाख तक टैक्स बच रहा है, पहले उसके पास 5 लाख का स्लैब ओल्ड डिजाइन में होता था, तो वो पैसे बचाता था 1.5 लाख रुपए। अब उसके बाद 12 लाख रुपए का मिल रहा है, तो उसके पास तो 7 लाख रुपए और मिल गए ना उसको, चाहे उसको डिडक्शन मिले ना मिले, वो पैसा उसका तो सेव हो रहा है। टैक्स 7 लाख के जो था उसके ऊपर जो टैक्स बच रहा है उसका, वो तो वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है ना अपनी, तो शायद वो हाँ उसके म्यूचुअल फंड वगैरह हाँ उसको डालेगा, उसको उस चीज़ का बेनिफिट टैक्स में नहीं मिल रहा है, बट उसको डाइवर्ट करने के लिए फंड के लिए उसको मिल रहा है। ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर हो कि छूट मिलने है, इससे अच्छा वो कहीं इन्वेस्ट कर देगा। इन्वेस्ट करने का
अच्छा सर, एक बात और पूछना था, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके पास आया हूँ, आपकी बात हम वहाँ पहुँचाएंगे। वित्त मंत्री जी के साथ बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट या बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, उन्होंने ये पूरी बजट बनाया, लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई इस बजट में ये कमी रह गई, अगर ये और बेहतर होता, अगर इसके अंदर ये डाल दिया जाता, तो क्या सोच रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? मतलब आपका कहने आपका एडवाइस क्या है कि कुछ और बजट में और हो जाए, या भविष्य में ये योजनाएं और लागू हो जाए? देखिए, भविष्य में देखे जाए तो जो हमारा देश इस समय जो जैसे सर जीएसटी है, 28% का स्लैब रेट है, तो क्या उस स्लैब रेट को कुछ कम करना चाहिए? देखिए, जो 28% का जो नेसेसरी आइटम्स हैं उसमें इनको कम करना चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे अब आप एसी हो गया, रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में आप भी देखिए कि सीजन कितना चेंज हो गया है कि शायद सर्दी मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने की पड़ती है और 10 महीने की गर्मी पड़ती है। तो इसके अंदर जो नेसेसरी चीज़ है उसमें जो है निर्मला जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ, कि इसको जो है चीज़ों को कंसीडर करें कि जो नेसेसरी बनते जा रही हैं ये चीज़ें, पहले वो लग्जरी हुआ करती थी, जी। आज की डेट में वो नेसेसिटी हो गई हैं, उस पर ध्यान करते हुए उस पर जीएसटी कम कर देना चाहिए। तो ये आपका एडवाइस है? यस। अच्छा, इसके साथ सर एक एडवाइस मैं आपका और भी चाहूँगा सर। हमारा जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, मतलब पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म पे आज भी सबसे ज़्यादा टैक्स है, पता होगा आपको? यस, 31% है। तो उससे कुछ कम करना चाहिए? देखिए, पार्टनरशिप फर्म में इनको इस चीज़ का ये ध्यान रखना चाहिए। एक तो इन्होंने क्या कर रखा है, उनकी 44 ADA की एक प्रोफेशनल्स की लिमिट जो है उसको कंसीडर कर रखा है कि अगर आपका जो है टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है तो ऑडिट होना ही होना है आपका। जी। दूसरा, अगर आप 50% से प्रॉफिट का दिखाते हो तब भी आपको ऑडिट होना है। तो एक तो इनको इस चीज़ का ये देखना चाहिए कि जो, और इसके अंदर इन्होंने जो स्लैब बना रखा है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन का 3 लाख का 90%, उससे कहीं ना कहीं जो है टैक्स की लायबिलिटी ज़्यादा बनती है, कुछ टैक्स उसको का स्लैब कम करना चाहिए। हाँ, उसके ऊपर इन्हें टैक्स का स्लैब भी कम करना चाहिए। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप जो है इनका जो 44 ADA है उसको भी इन्हें कंसीडर करना चाहिए कि 50% का जो है मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन दिखाना है। जैसे 44 ADA में 8% का है, 44 ADA में कह रहे हैं 50% का मिनिमम प्रॉफिट दिखाओ विदाउट ऑडिट के लिए, तो वो ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल है उसका 50% का प्रॉफिट बिना उसके नहीं हो सकता, डीम प्रॉफिट प्रिजम्पशन। जी। अगर तो वो उसको इन्हें कंसीडर करके 20% से 25% लेके आना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनका भी टैक्स शायद इसके आसपास बिल्कुल 25% के आसपास है। हाँ, तो उसको ये तो प्रिजम्पशन की स्कीम जो लिमिट है वो 20% 25% लेके आए, और टैक्स का स्लैब भी उन्हें करना चाहिए कि कम से कम 20% तो लेके आए। ये 30% बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसीलिए धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हाँ, पार्टनरशिप फर्म नहीं बना रहे हैं। अब लोग सोचते हैं कि हम प्राइवेट लिमिटेड चले जाएं, वो 22% का टैक्स है वहाँ पे, तो ये फर्क पड़ा है। अच्छा नीतीश जी, एक सवाल और भी था, इस बार के बजट में जो 12 लाख का टैक्स फ्री जोन रखा गया, उससे क्या टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी? नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो है लिमिट्स, रिटर्न फाइल करेंगे, और उससे ये भी है कि नंबर ऑफ फाइलर्स भी बढ़ेंगे और नंबर ऑफ लिमिट्स भी बढ़ेंगे, तो लोग मुख्य धारा में जुड़ेंगे, बिल्कुल, और पारदर्शिता बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी उससे। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे देश में, जो कृषक वर्ग है सर, उसको टैक्स जोन से बाहर किया गया, लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं जो खेती के नाम पर बड़ा व्यापार करते हैं और खेती की आड़ में बहुत फायदा लेते हैं, क्या उन पर टैक्स लगना चाहिए? देखिए, ये कहीं बड़े व्यापारियों पे, मैं आपको बड़े व्यापारी जो खेती की उसमें दिखा रहे हैं कि हम कर तो रहे हैं फार्मिंग बिजनेस, पर एक्चुअल में वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। हाँ, वो बहुत मोटा पैसा कमाते हैं, तो उसके अंदर तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, अपने इंस्पेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। जो इंस्पेक्टर राज जो कहते हैं ख़त्म हो गया है, वो इंस्पेक्टर राज किस चीज़ में रह गया वो आपको भी पता है, और मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कि इंस्पेक्टर को अपना काम करे, कि इंस्पेक्शन जगह करे कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है एक्चुअल, कि जो बड़ा व्यापारी है वो ये देखे कि हाँ ये चीज़ एक्चुअल में ये कर क्या रहे हैं, फार्मिंग बिजनेस कर रहे हैं या नॉन फार्मिंग बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, जिससे कि इनकम ज़्यादा ले रहे हैं, हाँ, इनकम तो ज़्यादा, अगर वो उससे टैक्स लेती है तो देश के उपभोक्ताओं को, देश के नागरिकों को कुछ तो लाभ मिलेगा। हाँ, बिल्कुल, उस चीज़ में देखना चाहिए इनको कि हम ये जो बड़ा है, ये साहूकार है और दिखा रहा है फार्मिंग का, एक्चुअल में फार्मिंग है भी या नहीं है। जी। अगर तो वो उसको इन्हें कंसीडर करके 20% से 25% लेके आना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल।
क्योंकि जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनका भी टैक्स शायद इसके हाँ आसपास बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 25% के आसपास है। हाँ तो उसको उसको ये तो प्रिजम्पशन की स्कीम जो लिमिट है वो 20% 25% लेके आए, और टैक्स का स्लैब भी उन्हें करना चाहिए कि कम से कम 20% तो लेके आए। ये 30% बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है बिल्कुल, हाँ इसीलिए धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हाँ, प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म नहीं बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं। अब लोग सोचते हैं कि हम प्राइवेट लिमिटेड चले जाएं, वो 22% का टैक्स है वहाँ पे, तो ये फ़र्क पड़ा है। अच्छा नीतीश जी, एक सवाल और भी था, इस बार के बजट में जो 12 लाख का टैक्स फ्री जोन रखा गया है, उससे क्या टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी? नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो है लिमिट्स, रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, और उससे ये भी है कि नंबर ऑफ फाइलर्स भी बढ़ेंगे और नंबर ऑफ लिमिट्स भी बढ़ेंगे, तो लोग मुख्य धारा में जुड़ेंगे, बिल्कुल, और पारदर्शिता बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी उससे। अच्छा एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे देश में, जो कृषक वर्ग है सर, उसको टैक्स जोन से बाहर किया गया, लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं जो खेती के नाम पर बड़ा व्यापार करते हैं और खेती के आड़ में बहुत फायदा लेते हैं, क्या उन पर टैक्स लगना चाहिए? देखिए ये कहीं बड़े व्यापारियों पे, देखो मैं अब बड़े व्यापारी जो खेती की उसमें दिखा रहे हैं कि हम कर तो रहे हैं फार्मिंग बिजनेस, पर एक्चुअल में कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। हाँ वो बहुत मोटा पैसा कमाते हैं, तो उसके अंदर तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, अपने इंस्पेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। जो इंस्पेक्टर राज जो कहते हैं ख़त्म हो गया है, वो इंस्पेक्टर राज किस चीज़ में रह गया वो आपको भी पता है, और मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कि इंस्पेक्टर को अपना काम करे कि इंस्पेक्शन जाके करे कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है एक्चुअली, कि जो बड़ा व्यापारी है वो ये देखे कि हाँ ये चीज़ एक्चुअल में ये कर क्या रहे हैं, फार्मिंग बिजनेस कर रहे हैं या नॉन फार्मिंग बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, फार्मिंग नहीं कर रहे तो कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, जैसे कि इनकम ज़्यादा ले रहे हैं, हाँ इनकम ज़्यादा, अगर वो उससे टैक्स लेती है तो देश के उपभोक्ताओं को, देश के नागरिकों को कुछ तो लाभ मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज़ में देखना चाहिए इनको कि हम ये जो बड़ा है ये साहूकार है और दिखा रहा है फार्मिंग का, एक्चुअल में फार्मिंग है भी या नहीं है। जी 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 जी, तो उस पर टैक्स लगना बिल्कुल लगना चाहिए। और एक बड़ा सवाल सर, एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा, हमारे देश के अंदर जो किसान हैं वो हम जो कहते हैं कि हमारे लिए भगवान है, मेरा ये कहना है किसान भगवान है, किसान अपने लिए कमा रहा है, हम इंसान हैं, हम भी कमा रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं। आज की डेट में कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये चीज़ आ रही है कि जो है किसान धरना दे रहे हैं, उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, उनके अकाउंट्स को एनपीए से हटा दिया जाए। वो बिजनेस उन्होंने चुना है कृषि का बिजनेस उनका बिजनेस है, ठीक है, हम उनका अन्न खाते हैं, उसका हम रिगार्ड करते हैं, लेकिन हम लोग भी तो मेहनत करते हैं, हम भी तो मेहनत करते हैं। अब हम अपने घर वालों को खिला रहे हैं या हमारे घर वाले हमसे बच्चे हमारा रिगार्ड कर रहे हैं, कल को वो भी कहते हैं ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो यही कहते हैं ये तो तुम्हारे को पालना जिम्मेदारी है। तो किसान की जो कृषि करना वो हमारी लिए जिम्मेदारी है, बट उसको उसका मेहनताना मिलता है। जो उस चीज़ के लिए ये धरना देते हैं, रोड बंद, कर्ज माफ होता है, कर्ज माफ नहीं होता, हाँ कर्ज माफ नहीं होता, हम भी मिडिल क्लास माफ हो जाता है, या तो जो है उनका कर्ज माफ हो रहा है, तो वो किस चीज़ के लिए हो रहा है? मैं कहता हूँ किसान का कर्ज माफ हो, पर जिसका होना चाहिए उसका हो, जिसके पास पैसा है उसका माफ नहीं होना चाहिए। उसके जो आड़ में जो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े किसान कार्ड बन जाते हैं, वो उस चीज़ को भी इन्हें ध्यान देना चाहिए, इस पे जो है विचार करे। बहुत बड़ी बात आपने कहा कि किसानों का चाहे कर्ज माफी हो चाहे उनका आय हो, इसका एक बार इंस्पेक्शन होना चाहिए, फिर माफी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हर नागरिक ही मेहनत करता है, हर नागरिक अपनी जगह मेहनत कर रहा है। कुछ और इस विषय में बोलना चाहिए? नहीं बस इससे। अच्छा नीतीश जी, एक सवाल और भी था मेरा कि इनकम टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी, सब कुछ होगा, उसके बावजूद भी हमने ये देखा कि हमारा जो भारत देश का जो नागरिक है ना, वो इनकम टैक्स का नाम सुनते ही मन डर जाता है। तो इसमें थोड़ा जैसे कि अभी फेसलेस हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो इनकम टैक्स विभाग में कुछ और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। ठीक है, सरकार वैसे इस पर जो है डे टू डे कदम उठा रही है, इस पर ध्यान दे रही है, और जो है सिस्टम की बात करिए, सिस्टम फेसलेस हो गया है, और उसके बाद भी ऑप्शंस हम लोगों को अवेलेबल है कि हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सके एक टाइम पे आने के बाद। तो इसमें सिचुएशन क्या है, टेक्नोलॉजी को इन लोगों ने वैसे भी अभी भी अपडेट आया है कि आपका व्हाट्सएप भी कंसीडर कर सकते हैं, सोशल मीडिया को भी कर सकते हैं। तो बट इसके अंदर एक चीज़ मैं मैडम से कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर ना करा जाए, उसको भी कंसीडर किया जाए कि अगर हमारी जो व्हाट्सएप चैट है या किसी भी चीज़ है
इसको एक बार कंसीडर करके इस पर ध्यान दिया जाए कि पर्सनल लाइफ भी है, डिस्टर्ब ना हो। अच्छा सर, हमारे जो देश के मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बारे में 2 शब्द आप बोलें। कैसे देश के प्रधानमंत्री किस तरह से देश को आगे बढ़ा रहे हैं? सिर्फ मोदी जी के लिए तो हम जितने शब्द कहेंगे वो हमारे लिए कम होंगे, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री ना तो अभी हमने सोचा था और शायद अपनी लाइफ में ना सोचेंगे आगे कि अगला कौन आएगा ये पता नहीं, बट अपनी लाइफ में हमने सोच लिया कि इससे बढ़िया नेता कभी कोई हो ही नहीं सकता। तो मोदी जी को तो शत शत नमन है कि ऐसे नेताजी जो है हमें मिले हैं, हम लोग के जनरेशन में सामने हैं। हाँ सर, अभी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जोगी जी ने कराया था। उस आयोजन के बारे में कुछ बोलेंगे? देखिए, आयोजन बहुत बड़ा था, एकता को लेके आयोजन बहुत बड़ा था। मैं भी गया था। अच्छा, गए थे कुंभ? हाँ जी, मैं भी कुंभ में गया था। और देश की एकता, अखंडता और आपका जो देश के हमारा कहते हैं क्या संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति, हाँ, वो सब देखने को मिला चीज़ें। बट इसके अंदर एक चीज़ ये है कि थोड़ा सा सिस्टम में कमी थी। इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा सिस्टम में कमी थी। अगर वो हो जाता तो वो बहुत अच्छा हो जाता कि जहाँ जो सिस्टम था सिक्योरिटी पर्पस का वो कम था। हाँ, बाकी बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत अच्छा करा था। इतना बड़ा हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने लोग जो है महाकुंभ में स्नान कर लेंगे। 65 करोड़ लोग, बहुत मतलब बाहर से लोग आए हैं, आउट ऑफ इंडिया से आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, दूर तक पहुंची और सच्चाई है। राइट सर, बिल्कुल लास्ट सवाल था नीतीश बिंदर जी कि जो जीएसटी का ट्रिब्यूनल अभी तक नहीं बन पाया, क्या बनना चाहिए? वो बहुत जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि बहुत से केस हमारे अपील के पेंडिंग है और लोगों के मन में ये है जिनके जो ट्रिब्यूनल में केस ट्रांसफर होने हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। तो हम हाई कोर्ट में अटके पड़े हुए हैं। वो हाई कोर्ट के वो जाने ट्रिब्यूनल में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ट्रिब्यूनल में ही मूव करनी है। लिमिट के हिसाब से देखा जाए तो ट्रिब्यूनल में ही मूव करनी है, तो वो नहीं कर पा रहे। एसएससी हमसे ये कहता है कि सर मेरा केस आगे कैसे करेंगे, तो ट्रिब्यूनल को जितना जल्दी हो सके इनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, बनना चाहिए। अच्छा, एक सवाल जीएसटी को लेकर और था सर मेरा। वैसे अगर मैं बात करूंगा तो पूरा 24 घंटा लग जाएगा। ये तो हमारे टॉपिक है सर। जी, आपका विषय ही ऐसा सर। वैसे भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपकी बातों पर जनता बहुत भरोसा करती है कि जो एक होता ना कि जैसे कि किसी का सामान दिल्ली से गया और यूपी में कहीं पकड़ा गया, तो उसका जो लोकल एरिया होता है वहीं पे सुनवाई होनी चाहिए, जहाँ रजिस्टर्ड उसका ऑफिस होता है। लेकिन अब नियम शायद ये हो गया कि जहाँ पे माल पकड़ा जाएगा सुनवाई वहीं होगी। क्योंकि जीएसटी हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है। ओके, तो डेस्टिनेशन में जहाँ पकड़ा गया वहाँ का इंस्पेक्टर ये सर्च करेगा, ये चेक करेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट लेके आया है बाय वे ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल का मतलब है रास्ते का बिल, रास्ते का परमिट, उसे परमिट कहेंगे, रास्ते का परमिट। हाँ, रोड परमिट कहते थे पहले, अब इसको ई वे बिल बोल देते हैं। तो रोड का ट्रिब्यूनल अभी तक नहीं बन पाया, क्या बनना चाहिए? वो बहुत जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि बहुत से केस हमारे अपील के पेंडिंग है और लोगों के मन में ये है जिनके जो ट्रिब्यूनल में केस ट्रांसफर होने हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। तो हम हाई कोर्ट में अटके पड़े हुए हैं। वो हाई कोर्ट के वो जाने ट्रिब्यूनल में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ट्रिब्यूनल में ही मूव करनी है। लिमिट के हिसाब से देखा जाए तो ट्रिब्यूनल में ही मूव करनी है, तो वो नहीं कर पा रहे। एसएससी हमसे ये कहता है कि सर मेरा केस आगे कैसे करेंगे, तो ट्रिब्यूनल को जितना जल्दी हो सके इनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, बनना चाहिए। अच्छा, एक सवाल जीएसटी को लेकर और था सर मेरा। वैसे अगर मैं बात करूंगा तो पूरा 24 घंटा लग जाएगा। ये तो हमारे टॉपिक है सर। जी, आपका विषय ही ऐसा सर। वैसे भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपकी बातों पर जनता बहुत भरोसा करती है कि जो एक होता ना कि जैसे कि किसी का सामान दिल्ली से गया और यूपी में कहीं पकड़ा गया, तो उसका जो लोकल एरिया होता है वहीं पे सुनवाई होनी चाहिए, जहाँ रजिस्टर्ड उसका ऑफिस होता है। लेकिन अब नियम शायद ये हो गया कि जहाँ पे माल पकड़ा जाएगा सुनवाई वहीं होगी। क्योंकि जीएसटी हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है। ओके, तो डेस्टिनेशन में जहाँ पकड़ा गया वहाँ का इंस्पेक्टर ये सर्च करेगा, ये चेक करेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट लेके आया है बाय वे ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल का मतलब है रास्ते का बिल, रास्ते का परमिट, उसे परमिट कहेंगे, रास्ते का परमिट। हाँ, रोड परमिट कहते थे पहले, अब इसको ई वे बिल बोल देते हैं। तो रोड परमिट है, तो ये जेन्युइन है। जो माल उसके अंदर पड़ा हुआ है वो एक्चुअल है ही नहीं है, तो वो उसके ऊपर है कि कल को अगर चीज़ें गलत जगह पहुंच रही हैं तो कहाँ जा रही है, कहाँ गए। छोड़ी तो डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है, क्योंकि जो टैक्स भी डाइवर्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। मतलब ये नियम सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके सर, एक सवाल मेरा और बहुत बड़ा था। आपका जो प्रोफेशन है सर बहुत ही अच्छा है, समाज में बहुत सम्मान है, आपकी कोई रिजर्वेशन नहीं है,
कहीं कोई पेपर लीक नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये प्रोफेशन क्यों चुना आपने, किसका ड्रीम था सर जिसको आपने पूरा किया? एक्चुअल में बताएं तो जिस समय सीए ज्वाइन किया था यही नहीं पता था सीए क्या होता है। तो बस ये हुआ। इंटर किया होगा? हाँ नहीं आफ्टर नहीं, आफ्टर ग्रेजुएशन ही किया था। हाँ सिस्टर ने कहा कि है ना सीए कर लो, सबसे अच्छा प्रोफेशन है जी। तो हमने कहा यार ठीक है, पर फिर अपने दोस्तों से सुना कि बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, अभी भी बहुत कम रिजल्ट है इसका। हाँ तो टफ होता है, तो मैंने कहा टफ है तभी करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो बस और आपको ये बता दो कि फैमिली में सबसे पहला सीए भी मैं ही हूँ अपनी, मतलब मदर फादर साइड में देखा तो पहला सीए मैं ही हूँ, तो उसके बाद अभी बन रहे हैं। तो एक टफ था कि कैसे करना है, फादर ने मदर ने बहुत सपोर्ट किया, तो और चीज़ें बहुत करी, फैमिली ने उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, तो चीज़ें टफ है, लेकिन अगर संकल्प आदमी कर ले तो हाँ बस वो आपके पास फोकस होना चाहिए कि सामने सीए लिखा हुआ है। हमारे एक सर थे, उन्होंने कहा था, संजय अग्रवाल जी थे सीए, उनसे हम कोचिंग लेते थे, क्या जिस दिन आपको दिख गया कि आपके सामने लिखा हुआ सीए तो उस साल आप अटेम्प्ट क्लियर कर जाओगे। तो हमने तो अपने पहले अटेम्प्ट में उनका देख लिया था, तो हम क्लियर कर गए थे। तो सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सवाल खासतौर से युवाओं को था कि वो देखें, वो भी सीए बनने की कोशिश करें। तो युवाओं से यही है कि आप अपना फोकस क्लियर रखें और देखें कब आपके सामने सीए लिखा हुआ आ रहा है, तो उसी साल में आप अपना अटेम्प्ट क्लियर कर देंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट नितेश बिंदल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार।